नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज बात करते हैं फिर से एक बार रिसर्च रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल। जी हाँ, किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर आखिर है क्या चीज़। कई बार हमें मेल्स आती हैं कि एक जर्नल आपके पेपर मंगवा रहा है जी, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 5 है, और हम लोग तुरंत रिसर्च पेपर भेज देते हैं और विद इन 3 और 4 डेज वो पब्लिश भी हो जाता है। लेकिन जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, जब हम किसी बड़े लेवल के IIT NIT के प्रोफेसर्स के बीच बैठते हैं, तो हमें बहुत शर्म महसूस होती है उन पेपर्स को वहाँ प्रेजेंट करते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो पेपर फेक है। पेपर फेक नहीं है, वो जर्नल फेक है। उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर निकालने का तरीका फेक है। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। मान लीजिए बाटा ब्रांड है, बाटा के शूज़ आप खरीदते हैं। कोई दूसरी कंपनी, लोकल कंपनी बाटा के तरीके से ही अपने जूते बना रही है और उस पर बाटा का लोगो लगा के बेच रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। लेकिन वो बाटा नहीं है। सेम टू सेम ऐसा ही रिसर्च पेपर के इम्पैक्ट फैक्टर के साथ भी है, जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर के साथ भी है। इम्पैक्ट फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला है और वो एक एजेंसी लगाती है। उस एजेंसी का नाम है क्लैरिवेट। पहले उसका नाम था थॉमसन र्यूटर, जो कि JCR जर्नल साइटेशन रिपोर्ट को पब्लिश करती थी। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट ये बताती थी कि एक जर्नल में पिछले 2 सालों में कितने पेपर दूसरे जर्नल्स में साइट हुए हैं। देखिए, आते हैं टॉपिक के ऊपर धीरे धीरे। अब थॉमसन र्यूटर तो 4 साल पहले बंद हो गया, उसे ओवरटेक कर लिया क्लैरिवेट ने। अब क्लैरिवेट JCR निकालती है, लेकिन बाजार में इम्पैक्ट फैक्टर उन्हीं जर्नल्स का मान्य है जो क्लैरिवेट दे रहा है। आप क्लैरिवेट के फॉर्मूले से, JCR के फॉर्मूले से अगर अपने लोकल जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर निकाल के लोगों को दिखा रहे हो, ये बात सही है, वो फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन उस पर ठप्पा क्लैरिवेट का नहीं लगा हुआ, तो इसलिए वो फेक माने जाएंगे। चलिए बात को शुरू करते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स की शुरुआत कैसे हुई? पुराने ज़माने में 1970 के आसपास, जब किसी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन कंट्रीज़ में, लाइब्रेरियंस को ये कहा जाता था कि आप हमें कुछ अच्छे जर्नल्स के नाम बताइए, तो अब लाइब्रेरियन बड़े परेशान हुए कि साहब, अच्छे जर्नल की परिभाषा क्या है? उसके अंदर कंटेंट अच्छा पब्लिश हो रहा है, उसका सर्कुलेशन अच्छा है, उसका नाम अच्छा है, या उसका काम अच्छा है, या उसके साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आके एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो एक फॉर्मूला डेवलप किया गया कि हाँ जी, एक इम्पैक्ट फैक्टर नाम की चीज़ डेवलप की गई कि हर जर्नल का एक इम्पैक्ट फैक्टर होगा। जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होगा वो जर्नल अच्छा माना जाएगा, और जिसका इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा कंपैरेटिवली, वो कम अच्छा माना जाएगा। तब से शुरुआत हुई इम्पैक्ट फैक्टर की। अब इम्पैक्ट फैक्टर निकालते कैसे हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जनाब। मान लीजिए कोई जर्नल 2015 में पूरे साल में, चाहे उसके 12 इशू आते हो, इशू मतलब हर मंथ में एक इशू आता हो, चाहे वो साल में 1 बार छपता हो, चाहे वो साल में 2 बार छपता हो। मान लो उसके पूरे साल में 2015 में 100 पेपर पब्लिश होते हैं। 2016 में भी मान लो उसके 100 पेपर ही पब्लिश होते हैं। अब फॉर्मूला निकलना शुरू होता है 2017 से, इम्पैक्ट फैक्टर निकलना शुरू होगा 2017 से। इसलिए मैंने आपको अपने प्रीवियस एक वीडियो में कहा था कि 1 और 2 वॉल्यूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहला और दूसरा वॉल्यूम में इम्पैक्ट फैक्टर निकल ही नहीं सकता। अब मान लीजिए 15 में 100 पेपर छपे, 16 में 100 पेपर छपे, 200 पेपर छप गए। अब 2017 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये एजेंसी क्लैरिवेट JCR ये सर्च करती है कि उन 200 पेपरों को अपने रेफरेंसेस में, बिब्लियोग्राफी में
पूरे वर्ल्ड में गूगल सर्च इंजन के द्वारा चेक करके कितने लोगों ने साइट किया है, लिखा है। मान लो वो जो लिखा है वो सिर्फ 20 लोगों ने उनके उन 200 में से सिर्फ 20 पेपर लिखे हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। साइट कितने हुए? 20। टोटल कितने थे? 200। इम्पैक्ट फैक्टर कितना हुआ? 20/200। मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए तो 0.1 इम्पैक्ट फैक्टर हुआ उसका। और यहाँ हमारे पास मेल्स आती हैं कि अभी फ्रेश जर्नल आ रहा है और उसका इम्पैक्ट फैक्टर 5 है। कैसे निकाल लिया? कोई लॉजिक ही नहीं बनता उस चीज़ का। अगर आपको मेरी ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी तो अब आप ये भी समझ सकते हैं कि कुछ जर्नल्स दिखाते हैं 5 साल का इम्पैक्ट फैक्टर। वो कैसे निकलता है? 2015, 16, 17, 18, 19, 5 सालों में मान लो 500 पेपर छपे और 1000 पेपर 2020 में उनके साइट हुए, सिर्फ 2020 में। तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो गया? 1000/500, 2 आ गया उसका इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये एक बहुत ही सही एक कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताई है, आप इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि इम्पैक्ट फैक्टर लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये जर्नल का 5 कैसे आ गया? क्योंकि आजकल तो RTI का ज़माना है साहब, कोई भी पूछ सकता है कि कैसे 5 कह रहे हो। देखिए, लोगों ने साइटेशन के नियम बदल दिए। आप कभी किसी जर्नल की साइट पे जाओगे तो कई बार आप देखते हैं कि यू आर द 1000 विजिटर ऑफ द डे। कुछ लोग क्या कहते हैं जी, हमारी साइट जितनी बार भी खुली, जितनी बार भी हमारे जर्नल की साइट खुली, हमने तो उसको साइटेशन मान लिया। मान लो पेपर छपे 200 और साइट खुली 1000 बार पूरे साल में, तो 1000/200 इम्पैक्ट फैक्टर 5। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारे पेपर अगर आप डाउनलोड करते हो PDF तो डाउनलोड कितने पेपर हुए, उन्होंने उसको ही साइटेशन मान लिया। मान लो डाउनलोड हुए 500, पेपर छपे पिछले 2 सालों में 200, इम्पैक्ट फैक्टर 2.5 कर दिया उन्होंने। अब वो 500 पेपरों में साइट कितने हो रहे हैं दूसरे जर्नल्स में, वो देख ही नहीं रहे जनाब, उस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि SCI और स्कोपस क्या देखते हैं। स्कोपस का सर्च इंजन अलग होता है और SCI का सर्च इंजन अलग होता है। अब स्कोपस देखता है सिर्फ वो जर्नल जिसमें उसके पेपर सिर्फ स्कोपस में साइट हुए हैं, गूगल में नहीं देखता, वो सिर्फ स्कोपस में देखता है। तो वो संख्या और कम हो जाती है। अगर आप SCI में जाओगे तो SCI किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर निकालने के लिए वो ये देखते हैं कि इस जर्नल के पेपर कितने SCI और जर्नलों में साइट हुए हैं, वो संख्या और कम हो जाती है। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि अगर SCI किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 1 है तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और यहाँ हमारे इंडिया में लोग कहते हैं मेरा पेपर 15 इम्पैक्ट फैक्टर में छप गया, कोई कहता है 75 में छप गया। नेचर का 35 है इम्पैक्ट फैक्टर, तो 75 हमारे इंडिया में कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात है जनाब। एक बात और, किसी अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में अगर आपका पेपर पब्लिश हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपका वर्क अच्छा है, ये इसकी कुछ कमियां भी हैं इम्पैक्ट फैक्टर की। कुछ जर्नल्स क्या करते हैं, वो बहुत रिनाउंड प्रोफेसर्स को, रिसर्चर्स को इनवाइट करते हैं कि जी हमारा जर्नल पब्लिश हो रहा है, इशू आने वाला है, कृपया करके आप अपना पेपर कंट्रीब्यूट करें। उन्हें पता है ये इस फील्ड का महारथी है। जैसे मैकेनिकल में JN रेड्डी साहब, अगर JN रेड्डी का पेपर कोई पब्लिश कर दे तो उसको तो साइटेशन मिलने ही मिलने हैं, तो अपने आप उसका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीका है इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ाने का। अभी एक जर्नल था, उस जर्नल का नाम था वाइब्रेशन एंड कंट्रोल जर्नल, JVC नाम है उसका। उसकी भी एक कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई कि उसके कुछ लोगों का ग्रुप था, वो अपने ही रिव्यूवर्स के पास पेपर भेज देते थे, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 5 तक पहुंच गया जनाब, 4 तक पहुंच गया। लेकिन जब ये ट्विटर पे आप देखिएगा इसको बड़े ध्यान से, ट्विटर पे ये मिल जाएगा आपको सारा, जब ये पकड़े गए तो उन पेपर्स को निकाल दिया गया और उसका इम्पैक्ट फैक्टर आजकल 2 या 2.5 के आसपास चल रहा है।
तो इम्पैक्ट फैक्टर का भी खेल है, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप इन्हें। लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर निकलता कैसे है, बेसिकली ये फॉर्मूला आज मैंने आपको बताना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं आपको ये भी बताऊं कि आखिर इम्पैक्ट फैक्टर या स्कोपस या एससीआई ये किन जर्नल्स के निकलते हैं, उन जर्नल्स में ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो वो लोग परखते हैं कि यार ये जर्नल अच्छा है और ये जर्नल बेकार है। उसके स्तरों को भी समझेंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको सही लगी हो तो कृपया इसको सारे ही अपने दोस्तों में सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मुझसे समझाने में कोई गलती हो गई हो या कुछ गलत डेटा आपके साथ साझा हो गया हो तो भी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।